नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में दूसरा टॉपिक है भारतीय कार्यपालिका सिद्धांत और व्यवहार। इसमें आज हम राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कार्यपालिका का संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक यहाँ कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं? कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं? पहला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तथा महान्यायवादी। ये सारे लोग भारतीय कार्यपालिका के भाग हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संविधान के भाग 5 में किया गया है। हमारे सिलेबस में दो ही पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति का चुनाव और आपातकालीन शक्तियों पर हमें चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों से संबंधित टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। आप जानते हो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें एक संवैधानिक प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। देखिए, हमारे दोहरी कार्यपालिका है, एक संवैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान या प्रशासनिक प्रधान भी बोल सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका क्यों होती है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलती है। सरकार का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जब तक उनका संसद में विश्वास रहता है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। विश्वास खत्म होते ही उनको अपने पद से हटना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, वो कभी भी अपने पद से हट सकती है। तो इसलिए शासन कार्य में अंतराल न आने पाए, इसलिए राष्ट्रपति का पद का सर्जन किया जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का पद इसलिए होता है ताकि शासन में अंतराल न आए। तो पहला कारण तो इसका ये होता है, शासन में अंतराल न आए। अंतराल तब आता है जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो सारी मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है अचानक से, और जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी मंत्रिपरिषद को हटना पड़ता है। तो अचानक से ये सारे काम होते हैं तो शासन में अंतराल आ जाता है। तो उस स्थिति में संवैधानिक प्रधान यानी राष्ट्रपति शासन कार्य संभालने का कार्य करता है। तो पहला कारण संवैधानिक प्रधान या राष्ट्रपति का ये है
कि शासन में अंतराल न आए। और दूसरा कारण ये है कि जो वास्तविक प्रधान होते हैं जो वास्तविक प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनको जनता के हितों को देखना पड़ता है। वोट बैंक को ध्यान में रखकर कई बार वो फैसले कर लेते हैं। तो इस वजह से कई बार वो संविधान और विधि के विरुद्ध भी कार्य कर जाते हैं। तो उनको संविधान और विधि विरुद्ध कार्य करने से रोकने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों? क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की शपथ को देखेंगे तो राष्ट्रपति संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। तो दूसरा कारण ये माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद क्यों होता है? क्योंकि वो संविधान और विधि का संरक्षक होता है। वो चेक एंड बैलेंस करता है। वास्तविक प्रधान को संविधान और विधि के विरुद्ध कार्य करने से रोकने का कार्य करता है। तो ये नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका होती है, संवैधानिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है जो भारत के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ही दी जाती हैं। जैसे किसी विधि पर हस्ताक्षर करने हैं तो संविधान ने शक्तियां किसको दी हैं? राष्ट्रपति को दी हैं। विधि पर हस्ताक्षर करने हैं, किसी की नियुक्ति करनी है, किसी पदाधिकारी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान किसको अधिकार देता है? राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको देता है? संविधान राष्ट्रपति को देता है। और क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के द्वारा सारी कार्यपालक शक्तियां किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को दी गई हैं। और यही बात हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है। 53 अनुच्छेद या 53वां अनुच्छेद यही बात कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्तियां किस में निहित होंगी? यानी ये सारी कार्यपालक शक्तियां हैं और ये निहित किस में होती हैं? भारत के राष्ट्रपति में होती हैं। अनुच्छेद 53 भी यही बात कहता है, संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी कौन है? ये लोग हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधिकारी वगैरह। ये भारतीय राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं जिनके माध्यम से जो शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं अनुच्छेद 53 में, उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ये लोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53(2) के तहत रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। अनुच्छेद 53(1) में तो ये प्रावधान है और अनुच्छेद 53(2) ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 53
2, भारत का राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 53 में कही गई हैं। तो संघ की कार्यपालक शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का संविधान के अनुसार या तो स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा, लेकिन वो संविधान के अनुसार करेगा। कई बार हम कह देते हैं कि राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति संसद का सत्र नहीं बुलाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। और जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एक आधार होता है। इसलिए अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, या तो स्वयं प्रयोग करेगा इन शक्तियों का, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ब्यूरोक्रेसी, ये इसके अधीनस्थ अधिकारी हैं। तो उन सब का प्रयोग, यानी राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो संविधान के अनुसार ही करता है। संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 54 और 55। अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित प्रावधान करते हैं, जिनको हम अलग से राष्ट्रपति के निर्वाचन वाली क्लास में देखेंगे। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन के प्रक्रिया रीति की बात करता है, जिसको हम अलग क्लास में राष्ट्रपति के चुनाव वाले क्लास में देखेंगे। इसलिए इनको यहाँ एक बार मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद में आती है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की पदावधि का। राष्ट्रपति की पदावधि बोल सकते हैं या राष्ट्रपति का कार्यकाल बोल सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब सवाल ये उठता है कि 5 वर्ष कौन सी तिथि से गिने जाएंगे? जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस तिथि से, या फिर जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस तिथि से? पद ग्रहण की तिथि से। कौन सी तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल गिना जाएगा? तो उत्तर है पद ग्रहण की तिथि से। निर्वाचन की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं गिना जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 56(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 56(1) क में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित। अनुच्छेद 56(1) क में कहा गया है
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर एवं लेख के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। इसका मतलब अनुच्छेद 1 के किसकी बात करता है? त्यागपत्र की बात करता है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और लेख सहित, यानी अपनी हैंडराइटिंग में वो लिख कर देगा और उस पर हस्ताक्षर करके उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अभी कई बार सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो भी वो उपराष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित अपने त्यागपत्र को करेगा। कोई भी पदाधिकारी चाहे अनुपस्थित हो या उसकी मृत्यु हो जाए, पद रिक्त हो जाए, जिसको त्यागपत्र देना है वो उसी को ही त्यागपत्र देगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, उस उपराष्ट्रपति है ही नहीं पद पर, तो भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देगा, इसी को ही संबोधित किया जाएगा। अनुच्छेद 56 ख, अनुच्छेद 56 ख ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 ग कहता है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी तब तक अपना पद ग्रहण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल पूर्ण हो चुकी है, तो 5 साल पूर्ण होते राष्ट्रपति नहीं हट जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद को तब हटेगा जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर लेगा। तो यह अनुच्छेद 56 1 ग में कहा गया है। राष्ट्रपति अपना पद तब तक ग्रहण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, तब तक अपना पद पर राष्ट्रपति रहेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 56(2), अनुच्छेद 56(2) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना तुरंत किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति के द्वारा तुरंत सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रपति महोदय ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अनुच्छेद 56(2) में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा। ये उपराष्ट्रपति की पदावधि और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान हैं। भारत में अब तक सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? कौन से राष्ट्रपति का रहा है? भारत में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक अपने पद पर रहे थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? लगभग 12 वर्ष का कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल रहा है जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का रहा है। जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और 1969 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का ही माना जाता है। एक राष्ट्रपति और थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में राष्ट्रपति बने थे और 1977 में इनका देहांत हो गया। तो पद पर रहते हुए जिन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है वो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इन दोनों का कार्यकाल सबसे कम रहा है। सबसे कम जाकिर हुसैन का 2 वर्ष, इनका कार्यकाल रहा है लगभग 3 वर्ष और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बाद में देखिए अनुच्छेद 57 जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान के बारे में है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है, क्या वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है क्या? तो वो व्यक्ति दोबारा भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कोई व्यक्ति जो भारत में राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है वो व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 57 ये प्रावधान करता है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो दोबारा राष्ट्रपति बना है? हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। भारत में कोई व्यक्ति 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये अमेरिका के संविधान में जरूर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो भारत में 2 बार तो बने हैं राजेंद्र प्रसाद, अगली बार उनका नंबर नहीं आया था। तो भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ, हो सकता है। कितनी बार हो सकता है? संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्वालिफिकेशन दी गई हैं, योग्यताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58(1) में कहा गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए तभी पात्र होगा, कब पात्र होगा, कब योग्य होगा, जब वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। ख में दिया गया है उसकी आयु 35 वर्ष हो। आयु कितनी हो? 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 58(1) ग में कहा गया है लोकसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।
बनने के योग्य हो। और अनुच्छेद 58(2) में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कोई व्यक्ति लाभ के पद पर कार्य कर रहा है तो भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। लेकिन इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ में कोई मंत्री है, वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति राज्यपाल है और वो राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसको राज्यपाल के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना, अमेरिका में यहाँ थोड़ा सा अलग प्रावधान है। भारत में तो कोई विदेशी व्यक्ति भारत आके नागरिकता ग्रहण कर लेता तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी संवैधानिक पद ग्रहण कर सकता है। अमेरिका में कोई बाहर से जाके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ले और वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिका में बॉर्न सिटीजन चाहिए, वहाँ का जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया कि वो लोग सोचते हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को नहीं समझ सकेगा, इसलिए जो व्यक्ति वहाँ जन्म लेगा, भारत उसका नागरिक होगा, वही व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में कोई जैसे सोनिया गांधी आई हैं, इटली से आई हैं, भारत की नागरिक हैं, तो भारत की राष्ट्रपति आराम से बन सकती हैं, भारत की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो ये अंतर आपको थोड़ा समझना है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष में कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है, कोई 60 साल में बनता है, कोई 80 में बनता है, कोई 70 में बनता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो सारी योग्यताएं राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। जैसे लाभ का पद अधिनियम है, उसमें किसी मंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लाभ का पद नहीं माना गया है। सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, टीचर हो, चपरासी हो, उसको लाभ का पद माना गया है। तो अगर कोई टीचर होता है वो लाभ के पद पर माना जाएगा, कोई मंत्री है वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद में है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों को अगर पूर्ण करता है तो ये राष्ट्रपति का पद कोई व्यक्ति धारण कर पाएगा, या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करता है तो उसको उन शर्तों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। तो 59 में दिया गया है राष्ट्रपति के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशन। अनुच्छेद 59(1) ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संसद और विधानसभाओं का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा का सदस्य है और वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो जिस दिन वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस दिन उसकी संसद की सदस्यता या विधानसभाओं की सदस्यता से उसको त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। तो अनुच्छेद 59(1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद या विधानसभाओं का सदस्य नहीं होगा। संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह संसद या विधानसभा का सदस्य है तो उसको सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये कि कोई भी संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और अगर कोई संसद का सदस्य है, राष्ट्रपति के पद पर चुन लिया जाता है, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, संसद की सदस्यता से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 59(1) में ये प्रावधान किया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 59(2) में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 59(2) ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति निशुल्क आवास का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति निशुल्क आवास का उपयोग करेगा और राष्ट्रपति दूसरी अनुसूची के अनुसार उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार का हकदार होगा। विशेषाधिकार का अधिकारी होगा। कब तक? जब तक संसद के द्वारा राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार के लिए कोई कानून का निर्माण नहीं कर दिया जाता। संसद जब राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्तों के लिए कानून का निर्माण कर देगी, तब तो राष्ट्रपति को वो उपलब्धि और भत्ते मिलेंगे जो कानून में प्रावधान किए गए हैं। जब तक संसद ऐसा कानून नहीं बनाती, तब तक अनुसूची 2 में राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो उन्हीं का उपयोग करेगा। तो अनुसूची 2 में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय राष्ट्रपति के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान था। अभी भी अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के लिए उपलब्धि कितनी है? 10,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद में संसद ने सन 1951 में अधिनियम बना दिया। अधिनियम का नाम है राष्ट्रपति उपलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1951। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए प्रति माह। जबकि मूल संविधान में राष्ट्रपति के लिए कितने वेतन का प्रावधान किया गया है? 10,000 रुपए। हालांकि राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, राष्ट्रपति को उपलब्धि मिलता है। वेतन शब्द काम में नहीं लिया गया है। क्या शब्द काम में लिया गया है? उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। ठीक है। और मूल संविधान में राष्ट्रपति को कितनी उपलब्धि मिलती थी? 10,000 रुपए प्रति माह। और राष्ट्रपति को भत्तों के साथ साथ कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 361 में। तो उन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले अनुच्छेद 59(4) के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 59(4) में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को दिए गए उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार में कमी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 59(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 59(4) क्या कहता है? राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्ते एवं विशेषाधिकार को
कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। बढ़ा तो सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। पहले 10,000 रुपये थे, फिर 1.5 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, लेकिन राष्ट्रपति की उपलब्धि भत्तों आदि को कम नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कहाँ दिए गए हैं भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 361 में। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। शपथ का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 60 में दी गई है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। तो शपथ किसकी लेगा राष्ट्रपति? पद की लेगा या गोपनीयता की भी लेगा? किसकी शपथ लेता है राष्ट्रपति? पद और गोपनीयता दोनों की लेता है, या गोपनीयता की लेता है, या पद की लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, अनुपस्थित हो, पद रिक्त हो, तब कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? इसकी अनुपस्थिति में सबसे सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति भी लेता है, और अगर कोई व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, उसको भी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी पड़ती है। ये बात को भी ध्यान में रखनी चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति तो शपथ लेगा ही लेगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं है, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या तो उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सबसे सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उसको भी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 60 में। अब दूसरा जो शपथ का पार्ट है वो है शपथ का प्रारूप क्या है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दी गई है अनुच्छेद 60 में। भारत का राष्ट्रपति किसके नाम शपथ लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? ईश्वर की शपथ। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है तो वो किसकी शपथ लेगा? सत्यनिष्ठा की। किसकी शपथ लेगा? सत्यनिष्ठा की। ये विवाद संविधान सभा में उठा था जब शपथ में ये जोड़ा गया था कि ईश्वर की शपथ लेगा राष्ट्रपति। तो कुछ सदस्यों ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि भाई कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं माने तो वो ईश्वर की शपथ क्यों लेगा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भाई ईश्वर का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि राष्ट्रपति के दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो कानूनी कार्य हैं और दूसरे कुछ कार्य नैतिक कार्य भी हैं। तो नैतिक कार्य करने के लिए कोई तो आधार होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो ईश्वर के नाम शपथ लेगा। कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, खुद की आत्मा को ईश्वर के समान मानता है, तो वो सत्यनिष्ठा की शपथ ले लेगा। तो इसलिए ये शब्द जोड़े गए हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया किसके नाम शपथ लेता है। फिर क्या शपथ लेता क्या है? तो शपथ का प्रारूप ये है कि मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक या फेथफुली, क्या बोलते हैं श्रद्धापूर्वक को?
फेथफुली भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करूंगा। कैसे निर्वहन करेगा? श्रद्धापूर्वक। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करूंगा। शपथ में एक पार्ट तो ये है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करूंगा, और दूसरा पार्ट ये दे रखा है पूरी योग्यता से, मैं पूरी योग्यता से संविधान और विधि, पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। प्रतिरक्षण करूंगा, ये तीसरी बात इसमें बताई गई है। और चौथी बात क्या बताई गई है शपथ में? चौथा पार्ट क्या है शपथ का? चौथे पार्ट में ये कहा गया है कि मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में डेवोटेड, निरत रहूंगा, डेवोटेड रहेंगे। तो ये भारतीय राष्ट्रपति की शपथ के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो ईश्वर के नाम शपथ लेता है। कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, वो सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा जो पार्ट है उसमें श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तीसरे पार्ट में संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। तो हमने ये बात अनुच्छेद 53 में भी की थी कि राष्ट्रपति किसकी संरक्षण की शपथ लेता है? संविधान और विधि की शपथ लेता है। तो यहाँ पे आपको ये शब्द ध्यान में रखने चाहिए। तो राष्ट्रपति किसका संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा? संविधान का भी और विधि का। क्या करेगा? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, और साथ ही भारत की जनता की सेवा और कल्याण में अपने आप को डिवोटेड कर देगा। ये भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है। तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ में आपको 2-3 बातें मुख्य ध्यान में रखनी है। ये 4 इसके पार्ट हैं, इनको भी देखना है। और राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ संविधान के मुख्य भाग यानी अनुच्छेद 60 में दी गई है। अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से संबंधित प्रावधान संविधान की अनुसूचियों में दी गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन 2 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के मुख्य भाग में दिए गए हैं। राष्ट्रपति की शपथ तो अनुच्छेद 60 में दी गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ भी उपराष्ट्रपति वाले अनुच्छेदों में दी गई है। बाकी जो अन्य पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हैं, मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, उन सभी की शपथ भारतीय संविधान की अनुसूचियों में दी गई है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में आता है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में किस पर चर्चा की गई है? महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 61 किसकी बात करता है? महाभियोग की प्रोसेस की बात करता है, महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के आधार क्या होंगे? तो संविधान में एकमात्र आधार दिया गया है
संविधान की अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। तो आधार क्या हो गया? अनुच्छेद 61(1) में ये बात कही गई है। आधार क्या बताया गया अनुच्छेद 1 में? संविधान पर का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। अब इस संविधान के अतिक्रमण को संविधान में तो परिभाषित किया नहीं गया है। तो जब संविधान सभा में वाद विवाद हो रहा था तो कुछ सदस्यों ने कहा कि भाई संविधान के अतिक्रमण का क्या अर्थ है? तो भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अतिक्रमण को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अतिक्रमण का मतलब है राजद्रोह। उन्होंने संविधान सभा में जवाब देते हुए अतिक्रमण का क्या अर्थ बताया? राजद्रोह है। रिश्वतखोरी कोई गंभीर अपराध एवं संविधान के खिलाफ गंभीर अपराध, दुराचरण और संविधान के खिलाफ काम करने को संविधान का अतिक्रमण कहा। संविधान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं राष्ट्रपति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको संविधान का अतिक्रमण माना। ये सारी बातें संविधान में कहीं परिभाषित नहीं की गई हैं। ये संविधान सभा के वाद विवाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अतिक्रमण का अर्थ बताया था। संविधान में कहीं इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो पहला जो बात है वो है कि संविधान राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आधार क्या होगा? तो उत्तर है संविधान का अतिक्रमण। दूसरा जो प्रश्न उठता है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन से सदन में आ सकता है? तो उत्तर है किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आ सकता है। चाहे लोकसभा में ले आओ, चाहे राज्यसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जब भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना हो तो संसद का कोई एक सदन राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाएगा। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा, राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा। और आरोप किस बात का लगाएगा? संविधान के अतिक्रमण का। यानी लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है, लेकिन कोई भी सदन जो आरोप लगाएगा, ये आरोप कब लगाएगा? जब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी सूचना दे दी गई हो। कितने दिन पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लाने का संकल्प इस सदन में ला रहे हैं। और जो आरोप लाएंगे वो किस रूप में होगा? रेजोल्यूशन के रूप में होगा, एक संकल्प के रूप में होगा। एक प्रस्ताव होता है जिसको संकल्प बोलते हैं। उस संकल्प के माध्यम से राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाएंगे। और संकल्प जब भी किसी सदन में लाना होगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही जो सदन संकल्प को ला रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उस संकल्प पे होना जरूरी है, तभी वो महाभियोग का प्रस्ताव या संकल्प राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी सदन में लाया जा सकता है। तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होने जरूरी है संकल्प लाने के लिए? उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग। कुल सदस्य संख्या का संख्या का 1/4 बहुमत से वो संकल्प राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी सदन में लाया जाएगा।
तो यहाँ पे संविधान में संकल्प शब्द काम में लिया गया है। और जब ऐसा कोई संकल्प किसी सदन में लाया जाता है तो उस संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। भाई, राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी सदन में कोई संकल्प आ रहा है, 14 दिन पहले उसकी सूचना दे दी है और उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, तो उसके बाद में वो संकल्प उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं कर दी हैं। उसके बाद में जिस सदन में ये संकल्प आ रहा है उस सदन में वो संकल्प किस बहुमत से पारित होना चाहिए? उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे हम लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्यों में से 2/3 कितना होता है? लगभग 364 सदस्य। इतने सदस्यों के बहुमत से वो पारित होना आवश्यक है। तो ये तो हो गया एक सदन में। जब एक सदन कोई आरोप लगाता है, संकल्प लाता है, उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उसके बाद में वो संकल्प दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन में क्या प्रक्रिया होती है, आइए देखिए। जब इस प्रकार का संकल्प किसी एक सदन में लाया जाता है, एक सदन से पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो वो संकल्प दूसरे सदन में जाएगा। कहाँ जाएगा संकल्प? दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरा सदन उस संकल्प पे क्या कार्रवाई करेगा? दूसरा सदन उस संकल्प का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण का मतलब वो जांच करेगा। दूसरे सदन इन आरोपी की जांच करेगा, या तो स्वयं करेगा जांच, या किसी न्यायालय से, या किसी अधिकरण से, या किसी प्राधिकारी से वो सदन इन आरोपों की जांच करवाएगा। जो दूसरा सदन है वो या तो इन आरोपों की जांच स्वयं कर लेगा या किसी न्यायालय से वो जांच करवाएगा। और जब जांच करवाएगा उस समय राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं? उस समय राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है या स्वयं अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपनी बात रख सकता है राष्ट्रपति, या फिर स्वयं भी वहां जाके अपनी बात उस कोर्ट के सामने, उस सदन के सामने या उस अधिकरण के सामने रख सकता है। तो राष्ट्रपति भी अपनी बात रख सकता है। तो दूसरा सदन जब इस प्रकार जांच करवाता है और जांच में जो आरोप लगाए थे राष्ट्रपति पर वो अगर सिद्ध हो जाते हैं, जांच करवाने पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद में जो सदन जांच करवा रहा है वो सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पारित करेगा। 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करेगा। तो जिस दिन ये संकल्प पारित हो जाता है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो उसमें पहला सदन आरोप लगाता है, वो 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो दूसरे सदन में वो संकल्प जाता है। दूसरे सदन उस संकल्प में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी या तो खुद जांच करेगा या अपने किसी दूसरे न्यायालय से, अधिकरण से वो जांच करवाएगा। और जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। या तो स्वयं पक्ष रख सकता है या फिर अपने अन्य किसी प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रख सकता है। और जब जांच में आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं तो वो संकल्प वहीं गिर जाता है। और जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर जांच करवाने वाले सदन के द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करवाना होता है। और संकल्प पारित होते ही राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है।
अभी तक भारत की किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। तो इसका मतलब कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया नहीं जा सका है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बहुमत है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए जो बहुमत चाहिए, वो बहुमत है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। मान लीजिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का 2/3 कितना होता है? 364 होता है। तो संविधान सभा में ये बहस उठी थी कि भाई इतना बहुमत की क्या आवश्यकता है, इतने बहुमत से तो कोई राष्ट्रपति हट ही नहीं पाएगा। तो भीमराव अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय पद है और हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते राष्ट्रपति भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत ही गरिमामय पद है। अगर उसके विरुद्ध सामान्य बहुमत से अगर हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे और तो उस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को हमें राष्ट्रपति की गरिमा को देखते हुए, उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व को देखते हुए कठोर बनाना चाहिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसलिए सबसे कठोर बहुमत को इसमें रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन नष्ट न हो। फिर आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कितने समय में भरें। एक तो ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचन कितने समय में हो, एक तो ये प्रावधान दिया गया है। और दूसरा प्रावधान दिया गया है कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जिस व्यक्ति का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन किया जाता है उसका कार्यकाल कितना हो। दूसरा प्रावधान दिया गया है आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। ये दो प्रावधान इसमें दिए गए हैं। पहला प्रावधान तो है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कब करवाएं। तो पहले का उत्तर है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। पहले का जवाब तो क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है, मान लीजिए जुलाई में रिक्त हो रहा है, तो उसका निर्वाचन उस डेट से पहले ही करवा लेना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का पदावधि से पहले उसका निर्वाचन करवा लेना चाहिए। नंबर 1। दूसरी जो बात दी गई है वह राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दें या अन्य कारण से राष्ट्रपति हट जाए, तब राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होगा वो कितने समय में होगा और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उस स्थिति में उसकी पदावधि कितनी होगी। तो आकस्मिक रिक्ति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, आकस्मिक कारण से राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो जो निर्वाचन होगा वो कितने टाइम में होना चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने अचानक त्यागपत्र दे दिया है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया है, तो भी निर्वाचन कितने समय में होना चाहिए, 6 माह के अंदर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र हटाने के कारण जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है उसका कार्यकाल कितना होगा, उस व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष तक चलेगा। तो आकस्मिक रिक्ति के कारण
किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, निर्वाचित होता है, तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष तक चलेगा? पूरे 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहेगा। और आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचन कितने समय में करवाना पड़ेगा? 6 माह के रिक्त होने के पद के रिक्त होने के 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन करवाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिए गए हैं। 62 में, ये प्रावधान अनुच्छेद 62 में दिए गए हैं। फिर है अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के कारण या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के कारण उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 65 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 65 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की पद की आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। कार्यों का निर्वहन करेगा। इसमें 2 कंडीशन दी गई है। पहली क्या है? आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति कब होगी राष्ट्रपति की? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। आकस्मिक रिक्ति कब होगी? जब राष्ट्रपति पद त्याग कर दे। आकस्मिक रिक्ति कब होगी? जब राष्ट्रपति को हटा दे या किसी अन्य कारण से। इन सभी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के पद का काम कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। और कब तक देखेगा? जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नंबर 1 कंडीशन ये हो गई। नंबर 2, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या कोई बीमारी हो जाए या कोई अन्य कारण हो जाए, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। दोनों ही कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन कब तक करेगा? जब तक राष्ट्रपति वापस अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति इस प्रकार कार्य करता है, राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नंबर 1, या बीमारी और अनुपस्थिति के कारण उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राष्ट्रपति को भी वे भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो किसी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। यानी वे सारी सुविधाएं, सारे अधिकार और सारी चीजें कार्यवाहक राष्ट्रपति को प्राप्त होंगी जो किसी वास्तविक राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। कई बार अजीब संयोग होता है। इसी अनुच्छेद से संबंधित एक संयोग की बात हम करते हैं। 1969 की बात है। भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था वीवी गिरी को। जाकिर हुसैन तो क्या थे? राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उपराष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी, और वीवी गिरी क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। उसी समय राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो गया और कांग्रेस पार्टी के द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी को वो बात नहीं जमी और उन्होंने उपराष्ट्रपति को कहा कि भाई आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो। तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से
त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति की तो पहले ही मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो अब क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद तो पहले ही खाली था और उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करे? राष्ट्रपति का पद खाली रह नहीं सकता, इसलिए संसद ने एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। कौन सा अधिनियम बनाया? राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि भाई जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति भी का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अब मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। ये अधिनियम संसद ने अनुच्छेद 70 के अंतर्गत बनाया। अनुच्छेद 70 यही प्रावधान करता है कि कोई आकस्मिक स्थिति जिसका कल्पना संविधान में नहीं की गई है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों के लिए संसद के द्वारा अधिनियम बनाया जा सकता है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके संसद ने राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया, क्योंकि 1969 में ये परिस्थितियां पैदा हो गई थी। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो अब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करे? इसलिए ये अधिनियम बनाया जिसमें राष्ट्रपति नहीं हो तो इसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा। ये प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत कर दिए। अब हमने राष्ट्रपति के 361 में क्या विशेषाधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तरदायी नहीं होगा। फिर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की हैसियत से जो भी कार्य किए जाते हैं, इसके लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति के ऊपर कोई वाद नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361(2) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं चलेगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो चलेगी और न शुरू की जा सकेगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला न तो जो चल रहा है वो आगे चलेगा और न नया शुरू कर सकते। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले मान लीजिए कोई आपराधिक मामला उन पर चल रहा है तो वो तो बंद हो जाएगा और नया मामला शुरू कर नहीं सकते। इसलिए कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो चलेगी, यानी पहले से चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, और नई कार्यवाही तो शुरू
कर ही नहीं सकते। अनुच्छेद 361(3) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए न्यायालय की तरफ से कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी वारंट किसी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 361(4) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध सिविल कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले 2 माह पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। कौन सी कार्यवाही शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति के विरुद्ध? सिविल कार्यवाही। भाई राष्ट्रपति व्यक्तिगत हैसियत से कोई कार्य करता है, 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो राष्ट्रपति के पद के कार्य हो गए और दूसरा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कार्य करता है। किसी के साथ संपत्ति का झगड़ा है, पत्नी के साथ विवाह का, तलाक का, भाइयों के साथ उत्तराधिकार का कोई विवाद है, तो संपत्ति, विवाह, तलाक, इन उत्तराधिकार, इनसे संबंधित जो विवाद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिविल विवाद बोलते हैं। तो इस प्रकार का कोई झगड़ा है राष्ट्रपति का, तो उस मामले में राष्ट्रपति के विरुद्ध 2 माह पूर्व सूचना देकर कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए जो व्यक्ति कार्यवाही कर रहा है उसका पूरा नाम, पता, कार्यवाही का विवरण, सब चीजें लिखित में 2 माह पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति के विरुद्ध वो कार्यवाही की जा सकती है। तो ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं।